मुझे उस आदमी का नाम, पता और हुलिया ज़बानी पक्का याद हो गया, तो मैंने कागज़ को आहिस्ता आहिस्ता फाड़ दिया। जब कागज़ पुरज़े पुरज़े हो गया, तो मैंने उन पुरज़ों को मुट्ठी में बंद किया, उठकर दूसरी तरफ रेलवे लाइन पर आया और उसे प्लेटफॉर्म पर अंदर की जानिब रेलवे लाइन पर बखेर दिया। इस काम से मुतमईन होकर मैं वापस प्लेटफॉर्म की बेंच पर आकर बैठ गया। रेलगाड़ी को बम्बई से आना था। मालूम हुआ ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, मगर हरदा स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रुकती है। प्लेटफॉर्म पर काफ़ी मुसाफिर बैठे थे, कैंटीन भी खुली थी। कुछ लोग काउंटर पर नाश्ता वगैरह कर रहे थे। मैंने नाश्ता नहीं किया था, मगर अब भूख प्यास मेरे लिए इतनी अहम चीज़ें नहीं रही थीं। कमांडो की ट्रेनिंग ने मुझे लोहे का आदमी बना दिया था। ये मेरी मर्जी थी, मैं जब चाहे नाश्ता करूं, ना भी करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इतने में दूर से रेल की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। भारत में चूंकि कोयला वाफिर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए वहाँ भाप वाले इंजन की गाड़ियाँ आम चलती हैं। डीजल और बिजली की गाड़ियों का भी इतना रिवाज नहीं था। फिर ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुक गई। दो मरियल जिस्म वाले काले से रेलवे पुलिस के सिपाही प्लेटफॉर्म पर डंडे हाथों में लिए इधर उधर घूमते नजर आए, लेकिन वो कैंटीन के काउंटर पर खड़े मज़े से चाय पी रहे थे। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ थर्ड क्लास के एक डिब्बे में घुस गया। ट्रेन स्टेशन पर बमुश्किल 5 मिनट रुकी और छक छक करती आगे रवाना हो गई। मुझे मालूम था कि दिल्ली तक का सफ़र काफ़ी लंबा है। मैंने डिब्बे के कोने में लैट्रीन के साथ अपनी जगह बना ली। खिड़की मेरी सीट के साथ ही थी। ट्रेन एक्सप्रेस थी, छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती चली जा रही थी। 1.5 घंटे बाद होशंगाबाद का स्टेशन आ गया। ट्रेन जहाँ से चली तो उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई। आगे भोपाल का नीम पहाड़ी जंगलाती इलाका शुरू हो गया। मुझे नींद आने लगी थी। मैंने गहरी निगाह से डिब्बे में बैठे मुसाफिरों का जायजा लिया। मुझे कोई भी मशकूक चेहरा नजर न आया। मैंने खिड़की के साथ सर लगाकर आंखें बंद कर लीं। नींद ने हल्के हल्के हलकोरे देते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। जब मेरी आंख खुली तो गाड़ी ललितपुर के प्लेटफॉर्म में दाखिल हो रही थी। मैं काफ़ी देर तक सोया रहा था। ललितपुर से ट्रेन चली तो झांसी के स्टेशन पर जाकर रुकी। उस वक्त दोपहर हो चुकी थी। झांसी काफ़ी बड़ा जंक्शन था, यहाँ ट्रेन को काफ़ी देर रुकना था। मैं प्लेटफॉर्म पर आया। एक कैंटीन पर जाकर मैंने दाल चावल खाए, चाय पी। वहीं से सिगरेट का एक पैकेट और माचिस खरीदी। सिगरेट सुलगाया और कैंटीन की ओट में एक बेंच के कोने पर बैठकर सिगरेट सुलगा लिया। सिगरेट पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन मैं चाहता था कि देखने वालों को मैं भी आम हिंदू नौजवानों जैसा नॉर्मल नौजवान लगूं। सिगरेट भारत के नौजवान आम पीते थे। ट्रेन के एक डिब्बे में रेलवे के मुलाजिम बड़े बड़े टोकरे और लकड़ी के बक्से भर रहे थे। इंजन गाड़ी से अलग हो चुका था। मेरी उकाबी निगाहें बराबर प्लेटफॉर्म पर फिरने वालों का जायजा ले रही थी। रेलवे पुलिस के 2-3 सिपाही इधर उधर घूम रहे थे, मगर मेरी तरफ किसी की तवज्जो नहीं थी। आखिरकार इंजन आकर ट्रेन के साथ लग गया और 5 मिनट बाद इंजन ने विसल दिया। गार्ड ने सीटी बजाई। मैं दौड़कर अपने डिब्बे में आ गया। झांसी से रवाना होकर गाड़ी एक बार फिर जंगलों में सफर करने लगी। रास्ते में नदी नाले दरिया आए। द्वितीया का शहर आया, वहां भी गाड़ी कुछ देर के लिए रुकी। उसके बाद विलोर नाम का बड़ा शहर आया। जब गाड़ी ग्वालियर पहुंची तो रात हो चुकी थी। जहां मैंने फॉर्म पर उतर कर वही अपनी पसंदीदा डिश बंद और मक्खन खा लिया। मुझे रात को खाने की जरूरत महसूस हुई। मैंने चाय पी और डिब्बे में अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जिस तरह के लंबे सफर में हुआ करता है। मेरी साथ वाली सीट पर एक उधेड़ उम्र का हिंदू बैठा था। उससे कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातचीत हो जाती। वो भी दिल्ली जा रहा था, वहाँ कपड़े का छोटा मोटा बिजनेस करता था। मैंने उसे अपना हिंदुआना नाम बताया और कहा कि बम्बई अपने बड़े भाई से मिलने गया था, वापस अमृतसर शहर जा रहा हूँ। इसकी वजह यह थी कि जैसा कि कमाल शाह ने मुझे कहा था, मेरा उर्दू का लहजा पंजाबी आमेज था, इसलिए मेरे वास्ते यही बेहतर था कि मैं अमृतसर का हिंदू जाहिर करूँ। सारी रात गाड़ी चलती रही। आधी रात को कहीं आगरा का शहर आया और गुजर गया। मैं सीट पर भी कुछ सोया कुछ जागता बैठा रहा। फिर मैं भी दूसरे मुसाफिरों की तरह वहीं बैठा सो गया। अब मुझ में वो बात नहीं रही थी कि सफ़र की थकान महसूस हो और नींद पूरी न होने से सर में दर्द हो। कमाल शाह की ट्रेनिंग ने मेरे आज़ाब लोहे के बना दिए थे। मेरे लिए 10 मिनट की नींद भी बहुत थी। दिन निकल आया था जब ट्रेन मिथ्रा स्टेशन पर रुकी। जहाँ कुछ साधु किस्म के लोग हाथों में त्रिशूल और करमंडल पकड़े डिब्बे में आ गए। ज़ईफुल एतकाद हिंदू मुसाफिरों ने उनकी बड़ी आवभगत की, उन्हें अपनी सीटें दे दी और उनकी तवाज़ो पूड़ियों कचोरियों के साथ करने लगे। मैं खामोशी से अपनी कोने वाली सीट पर बैठा ये तमाशा देखता रहा। जहाँ से गाड़ी चली तो गुड़गांव का स्टेशन भी आकर गुजर गया। दोपहर का 1 बज रहा था कि दिल्ली शहर के मज़ाफ़ात शुरू हो गए।
कुछ अर्सा पहले जब मैं दिल्ली से ट्रेन में बैठकर कमाल शाह मुजाहिद कमांडो से मिलने चला था तो मैं एक नौजवान था, सहमा हुआ। कदम कदम पर मुझे यही डर लग रहा था कि भारतीय पुलिस मेरा पीछा कर रही है और मुझे किसी वक्त भी पकड़ कर अजियतनाक टॉर्चर करके जहन्नम में धकेल सकती है। मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया था। ये उस मर्द मोमिन कमाल शाह का कमाल था कि उसने मेरे दिल से, मेरी रगों में गर्दिश करने वाले खून से काफिर का खौफ निकाल कर खुदा का खौफ दाखिल कर दिया था। अब मैं मोहतात पहले से ज़्यादा था मगर खौफजदा बिल्कुल नहीं था। मेरी आंखें पहले से ज़्यादा महारत और गहराई के साथ डिब्बे में बैठे हुए मुसाफिरों का जायज़ा ले रही थी। दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी तो मैं बड़े आराम से डिब्बे से निकला। कुर्ते की जेब से टिकट निकाल कर हाथ में पकड़ा, एक तरफ खड़े होकर सिगरेट सुलगाया और दूसरे मुसाफिरों के साथ चलता गेट पर आ गया। टिकट चेकर टिकट लेकर हाथ में ही जमा करता जा रहा था। उसने मुझसे भी टिकट ले लिया। उसके बाद एक कांस्टेबल स्टूल पर बैठा मुसाफिरों को एक नज़र देख लेता था। स्टेशन के अहाते से बाहर आकर मैंने एक मोटर रिक्शा लिया और उसे एक जगह का नाम बताकर कहा कि मुझे वहां पहुंचा दो। दिल्ली में जिस शख्स से मिलने के लिए मुझे कहा गया था मैं उसका नाम और जगह पोशीदा रखूंगा। उसका फर्जी नाम गुल खान रख लेते हैं। मोटर रिक्शा दिल्ली की भारी ट्रैफिक वाली सड़कों से गुजरता शहर से बाहर छोटी छोटी नई बस्तियों में आ गया। ये मॉडर्न और नई बस्तियां थीं। छोटे छोटे क्वार्टर नुमा और कोठी नुमा मकानात साथ साथ बने हुए थे। आगे छोटे छोटे सहम थे जिनमें दरख्त और पौधे लगे थे। रिक्शा उस आबादी से भी निकल गया जब बाएं जानिब एक गैर आबाद जगह पर पुरानी 12 दरी का खंडर मैंने देखा तो मैंने रिक्शा रुकवाया, उसे किराया अदा किया और खंडर की तरफ चलने लगा। धूप निकली हुई थी जिसमें काफ़ी हिद्दत थी, लेकिन मैंने कुर्ता पाजामा पहन रखा था जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। वैसे भी मेरा जिस्म मौसमों के शदीद असरात से बेनियाज हो चुका था। कमांडर कमाल शाह ने मुझे जुबानी बताया कि खंडर के पीछे एक सूखा हुआ बरसाती नाला आएगा। उस नाले के दूसरी जानिब तुम्हें कुछ पुराने क्वार्टर नजर आएंगे। इन क्वार्टरों में एक छोटी सी मस्जिद भी है। उस मस्जिद में जाकर किसी भी नमाजी से उस खास आदमी का नाम पूछ लेना जिसको तुमने जाकर रिपोर्ट करनी है। कमाल शाह ने मुझे कुछ कोड वर्ड्स भी बताए थे जो मुझे उस आदमी के आगे बोलने थे। ये खास खुफिया अल्फाज या वो शख्स जानता था या कमाल शाह। मैं नाले के बोसीदा से पुल पर से होता हुआ क्वार्टरों की छोटी सी बस्ती में आ गया। एक छोटी सी क्वार्टर नुमा मस्जिद थी। मस्जिद में एक मौलवी साहब वुजू करने वाली टूटी के आगे बैठे मसवाक कर रहे थे। मैं जूते उतार कर मस्जिद के सहन में एक तरफ होकर बैठ गया और मौलवी साहब के फारिग होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि आदमी के बारे में मौलवी साहब मुझे ज़रूर कुछ बता देते। मौलवी साहब ने दो एक बार कुल्ली की और फिर साफे से मुंह और दाढ़ी पूंछते उठकर बाहर जाने लगे तो मुझे देख कर रुक गए। इतनी देर में मैं भी उठ खड़ा हुआ। उन्होंने खालिस दिल्ली वालों की नफीस और बामहावरा उर्दू में मुझसे पूछा कि मियाँ अजनबी लगते हो, कहाँ से आए हो। मैंने अपनी पंजाबी उर्दू में कहा मुझे एक आदमी की तलाश है, मालीर कोटला से आया हूँ। मालीर कोटला भारतीय पंजाब का एक रियासती शहर है जहाँ सन 47 के फसादात में मुसलमान महफूज रहे थे और उन्हें सिखों ने कुछ नहीं कहा था बल्कि उनकी हिफाजत की थी। और मालीर कोटला में पंजाबी मुसलमान अब भी आबाद थे। मौलवी साहब ने पूछा यहाँ किससे मिलना है मियाँ। मैंने वो नाम बताया जो कि मुझे कमाल शाह ने बताया था। मौलवी साहब बोले मियाँ वो तो मनमौजी आदमी है, कभी नमाज पढ़ने मस्जिद में आता है कभी नहीं आता। मैंने उस शख्स का जो फर्जी नाम गुल खान रखा है अब मैं उसे इसी नाम से पुकारूंगा। गुल खान के बारे में मौलवी साहब ने मजीद बताया कि सामने वाली कतार में आखिरी क्वार्टर में रहता है, जाकर पता कर लो, हो सकता है वो इस वक्त घर पर ही हो। वैसे वो शहर के किसी बैंक में मुलाजमत करता है। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से निकलकर सामने वाली क्वार्टरों की कतार के आखिरी क्वार्टर के पास आकर रुक गया। ये गरीबाना से क्वार्टर थे। शहतूत के एक दरख्त के नीचे 2-3 बकरियां बैठी थीं। कुछ बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। गुल खान के क्वार्टर का दरवाज़ा बंद था। अंदर सहन में नीम का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था जिसने क्वार्टर पर ठंडी छांव कर रखी थी। दरवाजे के बाहर मुझे घंटी का बटन नजर न आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दे दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद सहन में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। भारी रोबदार आवाज में किसी ने कहा, आ रहा हूं भाई, दरवाजा तो ना तोड़ो। दरवाजा खुला और मेरे सामने दरमियाने कद का एक सुर्ख सफेद आदमी खड़ा था। उम्र 50 बरस के करीब होगी मगर सेहत बड़ी अच्छी थी। सर के बाल खशखशी थे जिनमें सफेद बालों की कसरत थी। मलमल के कुर्ते के नीचे चूखाना तहमद बांधा हुआ था। आंखें उकाब की तरह चमकीली और तेज थीं। हाजियों वाला जर्द रुमाल गांधों पर था। मेरी तरफ गौर से देखकर उस शख्स जिसका नाम
बुल खान था। उसने मुझसे पूछा, क्यों मियाँ, किससे मिलना है, कहाँ से आए हो? मैंने कहा, मुझे कमाल शाह साहब ने आपके पास भेजा है। कमाल शाह का नाम सुनकर गुल खान दरवाजे में से थोड़ा आगे होकर दाएं बाएं देखा और कहा, अंदर आ जाओ। अंदर छोटा सा सहन था जिस पर नीम के दरख्त ने साया कर रखा था। दरख्त के पास एक चारपाई बिछी थी। चारपाई के पास ही लोहे की कुर्सी पड़ी थी। सामने एक कमरा था जिसका आधा दरवाज़ा खुला था। गुल खान मुझे उसी कमरे में ले गया। गुल खान ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। खुद मेरे सामने स्टूल पर बैठ गया। कमरे की अकबी दीवार में सलाखदार खिड़की खुली थी। उसका मैला सा फूलदार पर्दा चुना हुआ था। कमरे में उस खिड़की में से दिन की रोशनी आ रही थी। गुल खान ने मुझे टिकटिकी बांध कर देखा और कोडवर्ड्स में एक जुमला बोला। मुझे कमाल शाह ने सब कुछ ज़बानी बता दिया था। मैंने भी उसके जवाब में एक जुमला बोल दिया। ये मेरी तरफ से गुल खान के कोडवर्ड का जवाब था। उसके बाद गुल खान ने कोडवर्ड्स में पूछा, जब तुम टीले पर से दरिया में गिरे तो उससे अगला स्टेशन किस शहर का आया था? मुझे इस बेहंगम मगर अहम कोड का जवाब मालूम था। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, अगला स्टेशन शाह मुराद का था। गुल खान ने मुझसे मुसाफा किया और बोले, कितने माह कमांडो ट्रेनिंग की है तुमने? मैंने कहा, 6 माह। गुल खान ने अपनी छोटी छोटी मूँछों पर उंगली फेरते हुए कहा, शाह साहब ने तुम्हें A क्लास कमांडो की तरबियत दी है। इसका मतलब है तुम कुछ रोज़ मेरे पास रहकर भी ट्रेनिंग हासिल करनी होगी। मैंने पूछा, आप किस बात की ट्रेनिंग होगी? गुल खान ने बेनियाजी से कहा, तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा। मुझे उकताहट ज़रूर महसूस हुई, चूँकि मैं जल्द से जल्द कश्मीर की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता था। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि गुल खान ने मुझे जो कुछ सिखाया, उस इल्म के बगैर मैं A क्लास कमांडो होते हुए भी अधूरा कमांडो था। गुल खान एक्सप्लोसिव बनाने का माहिर था। खुदा जाने उसने ये टेक्निकल इल्म कहाँ से हासिल किया था। उसने सबसे पहले मुझे ये बताया कि बारूद से धमाका क्यों होता है। मुझे बताया कि हवा का दबाव क्या होता है और अगर किसी बम में लोहे के टुकड़े, कील और शीशे की गिरचियाँ न भी हों तो वो जहाँ फटता है वहाँ हवा का खला क्यों पैदा होता है और धमाके की प्रेशर से ही चीज़ें अपनी जगह से क्यों उड़ती हैं। फिर उसने मुझे डायनामाइट के छोटे छोटे मगर इंतहाई ताकतवर मैग्नेटिक बम बनाने सिखाए। वो मुझे सुबह सुबह उठाकर अपने साथ दरिया जमुना के पार किसी तारीखी खंडर में ले जाता। वहाँ उसने एक खुफिया सुरंग में A क्लास कमांडोज की तरबियत के लिए एक्सप्लोसिव का सारा सामान रखा था। उसने मुझे टाइम बम की तरबियत भी दी और ये भी सिखाया कि कलम, कागज़, माचिस, लाइटर, अंगूठी, सिगरेट, सिगार, रिस्ट वॉच और टूथब्रश को इंतहाई धमाके खेज बम में कैसे तब्दील किया जाता है। बमों के छोटे छोटे मॉडल वो सुरंग के अंदर खुफिया जगह पर मेरे सामने बनाता और फिर उनमें तेज़ाब और बारूद के मिलाने से छोटे छोटे धमाके करके दिखाता। सबसे आखिर में उसने मुझे ऐसा बम दिखाया जो इंसानी जिस्म के अंदर जाकर फटता था। ये दर्द की गोली जितना था। गुल खान ने कहा, ये बम आदमी अगर दर्द या किसी भी दर्द की गोली समझकर खा ले तो इंसान के जिस्म में जाकर ये अपना अमल शुरू कर देता है। आदमी के मैदे में जो तेजाबी मादा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इस बम की गोली को गलाकर जब उसकी तह में छुपाए गए मादे तक पहुंचता है तो आदमी के मैदे में एक धमाका होता है और उसका पेट फट जाता है और जिस्म 2 टुकड़े हो जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगते हैं। गुल खान ने इस किस्म के टैबलेट बम प्लास्टिक के लिफाफों में एक लड़ी की शक्ल में डालकर रखे हुए थे। उनके ऊपर दर्द दूर करने की एक मशहूर दवा का नाम भी छपा हुआ था। इन बमों की तादाद 15 थी। गुल खान ने इन 15 टैबलेट बमों को पैकेट में मेरे हवाले करते हुए कहा, इन टैबलेट बमों को तुमने कमांडो एक्शन के दौरान खास मौक़ों पर इस्तेमाल करना होगा। ये इंडियन फौज के 15 बड़े बड़े और खास अफसरों को हलाक करने के लिए है। लेकिन मैं तुम्हें इनके बनाने की तरकीब और फार्मूला भी बताए देता हूँ ताकि अगर इनके बाद भी ज़रूरत पड़े तो तुम खुद इन्हें तैयार कर सको। गुल खान ने मुझे टैबलेट बम बनाने का पूरा फार्मूला समझा दिया और उसे लिख कर भी दे दिया। ये फार्मूला इस तरह लिखा गया था कि सिवाय मेरे और गुल खान के और किसी की समझ में नहीं आ सकता था। ये कोड वर्ड्स में लिखा गया था और इसमें गर्म मसालों, दारचीनी, जायफल, इलायची और काली मिर्चों के नाम बार बार आते थे। अगर इसे कोई देख भी लेता तो यही समझता कि गोश्त का मज़ेदार सालन या बिरयानी तैयार करने का नुस्खा है। गुल खान कहने लगा, अगर किसी ऐसे आदमी को तुम ये टैबलेट बम पानी या चाय कॉफ़ी के साथ खिला दोगे जिसके मैदे में तेजाबियत ज़्यादा होगी तो ये बम 2 मिनट में भी फट सकता है। मुझे ये बम दुश्मन के सरकर्दा आदमियों को जहन्नम में पहुंचाने के लिए बड़ा करामत लगा। ये एक ड्रामाई बम था। इसका किसी को कोई सबूत नहीं मिल सकता था। मैं गुल खान के पास पूरे 1 हफ्ते रहा और वहाँ से जब निकला तो मैं भी एक्सप्लोसिव्स का माहिर बन चुका था और 15 टैबलेट बम जो स्प्रो की गोलियों की शक्ल में प्लास्टिक में लिपटे हुए एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बिया में बंद थे मेरे पास थे।